देखिए, मृत्यु के समय तक हमको किसी का मदद नहीं लेना है, लेकिन चकाचक रहेंगे, लाइफ चकाचक चलेगा, मेरा दिमाग भी सही काम करेगा, हेल्थ भी सही काम करेगा। इसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। पहले से तैयारी कब? जब 50 वर्ष का उम्र हो जाए तो। क्या समस्या आती है ओल्ड एज में, आप सबसे पहले समझिए। सबसे बड़ी समस्या है खाना देने का। लोग बोलता है मेरे घर के लोग हमें खाना नहीं देते हैं, जूठी खाना दे देते हैं। वो इस तरह की बहुत समस्या है, हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि ओल्ड पुराने जमाने में, प्राचीन काल में खाने का साधन केवल अनाज होता था, धान गेहूं चावल दाल इत्यादि। इस अनाज के अंदर में 5 चीज जो भोजन के मुख्य तत्व हैं वही होते थे या अभी है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और जल, यही भोजन के तत्व हैं। और वो जो अनाज होते थे उसमें रफेज इतना ज्यादा होता था कि भगवान ने हमारे शरीर को उसको पचाने का ताकत ही नहीं दिया। जो रफेज होता है उसमें रुक्षांश होता है, उसको पचाने के लिए भगवान ने जानवर को बनाया। लेकिन हमको भी वही अनाज खाने के लिए मिला। तो हमने क्या किया कि उस अनाज को चूल्हा पर डाला, पानी मिलाकर खौलाकर पकाया। इसलिए पकाया कि वो रफेज पक जाए, और जिसको जानवर पचा सकता था उसकी कैपेसिटी मेरे में भी आ जाए। और हम लोगों ने उस अनाज को पकाना शुरू किया, खाना शुरू किया। ये बरसों बरसों लाखों बरस तक चला। आदि मानव जिस समय थे वो लोग भी अनाज का खाना शुरू किए थे। तो हमको अनाज का खाना पकाना जरूरी हो गया। तो आज के डेट में भी हमको अनाज पकाकर खाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब समझिए, जब हम अनाज पकाकर खाते हैं तो कितनी समस्या है। 20 गो 25 गो 15 गो बर्तन धोना, गैस चूल्हा मंगाना, साफ करना, फिर खाना बनाना खड़ा होकर, फिर खाकर फिर बर्तन को साफ करना, इतनी सारी समस्या। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसका 90% तो रफेज होता है। तो खा लिए पेट में तो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद अब बार बार लैट्रीन जाना, वो रफेज को बाहर निकालना, तब पेट की सफाई होगी। माने हम ऊपर से कचरा खाते हैं कि कचरा में से बीन कर थोड़ा सा निकाल लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, और बाकी को अपने शरीर का मशीन रेक्टिफाई करके प्योर करके यूज करता है, और बाकी फिर नीचे से निकालता है। हमको अनाज उत्पादन करने में मेहनत है, धोने बनाने में मेहनत है, खाना बनाने में मेहनत है, फिर उसको बाहर निकालने में भी मेहनत है। बड़ी समस्या है। और यही कारण है कि जब तक मेरा शरीर काम करता है, मेरे शरीर में ताकत है, तो हम खुद करते हैं। ओल्ड एज होते हैं तो बोलते हैं दोसर बनावे, बच्चे लोग सेवा करें। कोई सेवा नहीं करता है, क्योंकि तो ओल्ड एज में आपका शरीर को खाना चाहिए ऐसा जो इजीली डाइजेस्ट हो। खाना जो मेरा खाने का सिस्टम है उसमें तो रफेज है पुराने जमाने में, वो कोई नहीं देगा। फिर बर्तन गंदा, देह गंदा, आप खाएंगे तो हाथ कांपेगा, तो नीचे गिर जाएगा, खाना गंदा, आपका शरीर कपड़ा गंदा। ये कोई जल्दी नहीं करता है, अपने घर के लोग भी नहीं करते हैं। और बाहर के लोग भी, जिसको आप अपने यहाँ रखते हैं नौकरी पर, जो काम करता है, थोड़ा दिन में ऊब जाकर वो आपके संपत्ति धन पर ध्यान लगाता है। किस रोज ये ज्यादा कमजोर बने कि सब ले देकर चल जाए। जो समस्याएं समाचार पत्रों में आ रही है उससे तो यही आ रही है कि लाश जब सड़ कर महकता है तो पड़ोसी पुलिस को फोन करता है। बाल बच्चे भी छोड़कर चले जाते हैं, लोग दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं। दूसरे देशों की ऐसी ऐसी वीजा सिस्टम है कि वो आप एक बार फिर लौट कर इंडिया जाओ तो हमारे यहाँ दोबारा नहीं आ सकते हो। इस लोभ में वो लोग माँ बाप परिवार के लोग को छोड़कर बाहर ही रह जाते हैं, नहीं हम जाएंगे तो वो आने नहीं देगा हमको। तो हम सबसे पहले ये सब विचार करते हैं कि ये खाना सिस्टम सबसे बड़ा खराब सिस्टम है, जिसके लिए हमको सेवा चाहिए। तो मेरा बोलना है कि अभी का जमाना बदल गया, प्राचीन काल तो खत्म हो गया। अब अनाज का उत्पादन कम हो रहा है, लोग उत्पादन खेती कर रहे हैं फल की, जानवर की। लोग
चिकन पोसता है, बकरी पोसता है, गाय खाता है, और फिर वो फल केला उत्पादन करता है, सेब नारंगी उत्पादन करता है। अब तो खेती यही हो रहा है, या सब्जी का उत्पादन करता है। धान गेहूं जो खेती है वो बंद हो चुका है, लेकिन जिनके पास जमीन है तो क्या करें, वो लोग जोत वोत कर खेत में छींट छाट देते हैं, बिना मन के उपजा देते हैं। तो लोग की खाने की मेंटेलिटी भी बदल रही है। उसके बाद जितना का तरह का फल है सब मिला करके जो है ना वही चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये चारे चीज ना है। चार चीज गेहूं में भी है, दाल में भी है, चावल में भी है, ये चारों तो फ्रूट्स में भी है। बहुत जोगी लोग हैं जो अब अनाज खाना बहुत पहले से छोड़ दिए, जिनको पहले से समझ में आ गया वो अनाज नहीं खाते हैं, अनाज को पॉइजन मानते हैं। क्योंकि जो अनाज खाते हैं उसका 10% अगर शरीर में लगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स मिला, तो 90% रफेज या निकालने में लफड़ा हो गया। तो हमारे कहने का मतलब कि जब जमाना बदल रही है, उत्पादन करने का तरीका बदल रहा है, तो हम अपने खाने के तरीका को बदल करके जो अनाज है उसके जगह पर फल मूल खाकर जीने का आदत डालें। अब चलिए, हमारे जो अनाज में है उसमें नमक होता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हम खाएंगे ही तभी एनर्जी मिलेगा, वो सोडियम क्लोराइड है। इसी सोडियम क्लोराइड का जो है कंट्रोलिंग हमारा लीवर करता है, उसी सोडियम क्लोराइड से हमारे शरीर में ब्लड बनता है, उसी ब्लड से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। तो हम खाना जो पकाते हैं उसमें नमक डालते हैं, ये सिस्टम बना दिया गया है, नमक डालो, और उसका टेस्ट हमको पकड़ लिया। तो हम फ्रूट्स में भी वो नमक खाने का सिस्टम बना सकते हैं। बहुत ऐसा फ्रूट्स है जिसमें हम नमक छीट के खाते हैं। नहीं है तो अलग से नमक सोडियम क्लोराइड खाने का प्रयास करेंगे, सीख लेंगे। या कुछ अनाज भी ऐसी होती है जिसमें सोडियम सोडियम क्लोराइड का ऐसे कोई अनाज होता नहीं है, अलग से ही खाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम 50 वर्ष के हो गए और आज एक शाम खाए, कल एक शाम खाए, 2 दिन नहीं खाए, ऐसा करके धीरे धीरे अगर फ्रूट्स खाकर और अलग से नमक खा करके हम आदत डाले, तो थोड़ा दिन में हो जाएगा कि हाँ भाई हम बिना नमक के खा सकते हैं। मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने क्या किया, एंटीऑक्सीडेंट 3 चीज को लाकर बनाना शुरू किया एवरीडे। गाजर, कैरोट, उसके बाद बीटरूट्स और बीन्स, ये 3 एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये 3 चीज मैं लाता हूँ, डेली काटता हूँ, बॉयल करवाता हूँ। और बिना नमक का हम जब भी खाना खाते हैं उसमें उतना रखते हैं। करीब 1-2 महीना से ऐसा प्रैक्टिस किया है। पहले बिना नमक मसाला का अच्छा नहीं लगता था, अब हमको अच्छा लगता है। सब्जी के प्लेट में एक वैरायटी वो भी रहता है, मानो चोखा चटनी हो। तो बिना नमक के हम खाने का आदत डाल लिए, हमको हमारे शरीर में भी उससे लाभ हुआ है, हमको उसको फीलिंग हुआ है। तो मेरा सोचना है कि धीरे धीरे अगर 50 वर्ष के बाद से सप्ताह में 1 दिन फल खा के रहे, 2 दिन रहे, आधा दिन रहे, तो आदत डाल दिया जाए तो ये अनाज खाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो बुढ़ापे में नहीं ना कोई बोलेगा आपको हम खाना नहीं देंगे, कोई सताएगा नहीं ना, कोई सड़ा हुआ खाना नहीं ना देगा, कोई घर में गंदगी नहीं ना रहेगा जो महकेगा, खुद करेंगे। अब चलिए, बुढ़ापा में दूसरा क्या होता है, लोग का याददाश्त भूल जाता है, याद नहीं रहता है। गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने बताया था कि जब आप बूढ़े हो जाओगी तो आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। मेमोरी लॉस होने का मतलब जीवन में जितना भी आपने पढ़ाई लिखाई किया, अध्ययन किया, वो सब समाप्त, जीरो हो जाएगा मरने के पहले। ये गीता में लिखा हुआ है। लेकिन साइंस क्या बोलता है कि हमारी जो मेमोरी है दिमाग में रहती है, उस दिमाग का हम एक्सरसाइज अगर करें तो वो मेमोरी नहीं जाएगी। उसमें अगर एनर्जी दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे, चार्जेस दे, तो मेमोरी नहीं जाएगी, हमारी मेमोरी रहेगी। उसके लिए हम क्या करना है, 2 तरह का काम करते हैं। एक तो हम मेडिटेशन, आज के समय चला हुआ है, मेडिटेशन करने से ब्रेन में एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल पावर जाता है। दूसरा जो साइंस बोलता है कि हमारी जो कान है, कान के अंदर से हमारे पूरे ब्रेन में, आंख में, कपार में, हर जगह पतला पतला नस गया हुआ है। और हमारे आंख के नीचे दोनों साइड में जो गोल गोल राउंड है पत्थर कान के बगल में, उसके अंदर में एक प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक जैसे लाउड स्पीकर गांव में बजता है तो बड़ा सा जो बाहर भुम्मा है
वो हमारा कान है, उसमें कान का पर्दा है जिस तरह लाउड स्पीकर में होता है। और फिर नीचे एक हाथ में नीचे एम्पलीफायर होता है। लोग बोमा लगाकर लाउड स्पीकर एम्पलीफायर से आवाज को कम बेस या सही करते हैं, ठीक, और वही एम्पलीफायर आवाज सही करके बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह हमारे कान में भी जो दोनों चादर है वो लाउड स्पीकर है, भुम्मा है उसका, और उसका जो तार कनेक्शन जुटा है एम्पलीफायर तक, वो हमारे आंख के नीचे और कान के बगल में बड़ा बड़ा पत्थर जैसे है। बहुत लोग को वहां काला काला दाग हो जाता है, ओल्ड एज में सबको हो जाता है। उसी अंदर में जो मशीन है उसी मशीन में एम्पलीफायर है, और उस एम्पलीफायर से सारा कनेक्शन पतला पतला मेरे आंख में, मेरे नाक में, मेरे माथा पर, मेरे कपार में, मेरे गर्दन पर, चारों तरफ गया हुआ है। जब भी हम किसी बात को अपने कान से सुनते हैं तो वो बात एम्पलीफायर तक जाती है, उसके अंदर में वो सारे दिमाग दिमाग सब तक प्रोसेसिंग करके मैसेज देता है। दूसरी बात, अगर हमारी दिमाग किसी बात को बाहर बोलना चाहती है तो वो भी दिमाग अंदर से प्रोसेस करके प्रोसेस वही एम्पलीफायर करता है, उसके बाद उस आवाज को हम मुंह से निकालते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये कान का जो एम्पलीफायर है या अंदर का नस है, यही मेन चीज है, तो ये हमेशा काम करते रहे तो हमारी मेमोरी लॉस नहीं होगी, हम थरथराएंगे नहीं, कांपेंगे नहीं, बुढ़ापा में पार्किंसंस नहीं होगा। तो इसके लिए क्या दोषी है जो हमारा पुराने ओल्ड एज में हमारा ये सब नष्ट हो जाता है? तो दोषी है मेरा कान। तो कान को हम अगर एक्सरसाइज देंगे तो हमारा कान सही रहेगा और कान लूज रहेगा, कान की सभी नस, तो हमारा एम्पलीफायर सही काम करेगा और ब्रेन को सही इंस्ट्रक्शंस देगा। तो कान को क्या करेंगे, कान के पास में कौन सा मशीन है जहां पर जिसको हम ठीक करें, एक्सरसाइज दें? तो आप देखिए, कान जो होता है ना, कान हमारा बड़ा है, पीछे से देखिएगा गर्दन की तरफ थोड़ा चौड़ा है। उस कान के पीछे से सटे हुए 3 अंगुली सटाइए और तीनों अंगुली के ऊपर से नीचे खींचते खींचते गर्दन होते होते कंधे तक लाइए। उसके अंदर में 3 नस होती है, जो नस कान के चादर से जुटा हुआ है, कान के अंदर के जो नस है उससे जुटा हुआ है। जब वो तीनों नस को आप ऊपर से नीचे बार बार 5 बार 10 बार करेंगे तो कान का बाहरी नस वो लूज हो जाएगा, और कान जब लूज हो जाएगा तो कान लूज होगा, और कान के अंदर जब आप खींचेंगे तो कान के अंदर से जो पतला नस गया हुआ है एम्पलीफायर तक या पूरा ब्रेन तक, उस नस का भी खिंचाव होगा और उसका एक्सरसाइज होगा। दूसरा, आप जो है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, गर्दन दर्द करता है तो कंधा को बाएं दाहिने हिला लेते हैं। इस बात को दिमाग से भूल जाइए। हमारा जो कान है जहां दाहिने साइड में नीचा लटका है, वहां 3 नस अभी बताए, उस नस को आप अपने हाथ से पकड़ कर नीचे से ऊपर की तरफ खींचिए, कान के पास हाथ लगाइए, नस को दाबिए, ऊपर की तरफ खींचिए, और गर्दन को दूसरे साइड में, मीन्स दाहिने साइड में खींच रहे हैं तो गर्दन को बाएं साइड में दाब कर लाइए। क्या होगा, जो 3 नस है कान के नीचे वो बहुत खिंचाएगा। फिर 3 नस जब कान के नीचे का खिंचाएगा तो कान का पर्दा, कान के पर्दा के बाद अंदर की जो नसें ब्रेन तक गई है सारी नस खिंचाएगी। आपका आंख जो भारी हो जाता है, कपार दुखाता है, चंदन के पास दुखता है, ये सारा नस खिंचाएगा। तो कान का ये भी हो गया। अब चलिए, अब आप क्या कीजिए कि दोनों कान को में धीरे धीरे अपना अंगूठा घुसा दीजिए, ऐसा घुसाइए कि एयर अंदर नहीं जाए कान में, या कान से एयर बाहर नहीं आए। और आप मुंह खोलेंगे केवल आ, तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा आपका दोनों आंख का, कान का चदरा जो है खींचा रहा है, और आपके गला से लेकर के कान तक का नस टाइट हो रहा है। आप अभी करके चेक कर सकते हैं। फिर अब आपका ये नस टाइट हो गया, इस नस टाइट को थोड़ा हिला दीजिए, जैसे बिना का तार बजता है उस तरह हिला दीजिए। तो क्या करना है, दोनों कान के चदरा के ऊपर से अंगूठा लगाइए, फिर धीरे पूरा बड़ा मुंह खोल दीजिए आ, उसके बाद अपने नाक से आवाज निकालिए आ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके कान का जो नस है और दिमाग का नस
माथा का नस, आंख का, सारा नस में कंपन होगा, मानो बीना वादरी का तार कंपन कर रहा है। इतना जब आप करेंगे तो आपका पूरा ब्रेन का चारों तरफ का नस हो गया लूज। एक और है जहां से आपके पूरे दिमाग का, जहां का नस कसता है, आपको माथा दर्द होता है, कपार में दर्द है, अध कपारी हो गया, साइनस हो गया, तो आपको पता नहीं है क्या करेंगे। हम लोग माथा में ठंडा तेल डालते हैं, ऊपर चारों तरफ माथा घुमाते हैं। मेरा बोलना है या डॉक्टर्स का बोलना है कि ये जो माथा में ऊपर तो एक स्काल्प होता है, हड्डी है कवर, उसके अंदर में ब्रेन है। हम उस हड्डी के ऊपर हाथ सोरा देंगे तो अंदर कैसे दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं ना। तो पूरे माथा का जो मेन नस है वो पीछे आपका गर्दन, आपके गर्दन के पीछे देखेंगे एक गड्ढा है, और गड्ढा के दोनों साइड में जो ऊंचा भाग है, उसके गड्ढा के साइड में, वो गर्दन के दोनों साइड में वो जो ऊंचा भाग है वो नस है, आपके दिमाग का, ब्रेन का, हेड का नस है दोनों साइड में। आप उस गर्दन के ऊपर जो नस दोनों साइड में है, उस नस के पीछे अंगुली ले जाइए दोनों तरफ से, और नस को कस के चाप लीजिए और राउंड राउंड घुमाइए एक ही जगह। ऊपर माथा में नहीं लाना है, जहां हड्डी है उसके ठीक नीचे। जब आप धीरे धीरे थोड़ा घुमाएंगे तो पता चलेगा आपका नस वहां का लूज होगा, और आपका दोनों आंख का नस पीछे की तरफ लगेगा, टाइट हो रहा है। आंख का दर्द, कपार का दर्द, माथा का दर्द दूर होगा। फिर आप उसी नस को नीचे गर्दन तक, जो गर्दन के पीछे बीच में गड्ढा है, दोनों साइड में ऊंचा है, उस ऊंचा वाला को धीरे धीरे आप नीचे खींच लाइए, फिर धीरे धीरे ऊपर खींच लाइए। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन पूरे माथे के अंदर का एक्सरसाइज होगा। तो इतना करने से क्या होगा कि आपके जो माथा कान जब लूज हो गया, सारा नस लूज हो गया, ब्रेन के अंदर का नस लूज होगा, तो आपका मेमोरी पॉइंट लॉस नहीं होगा। तो आप जीवन में जितना पढ़े लिखे हैं या ज्ञान अर्जन किए हैं, वो सारा आपके दिमाग में मरने के दिन तक, अंतिम दिन तक रहेगा। इसलिए आप किसी का सहारा नहीं लेंगे, आप खुद सोचेंगे। अब हम देखते हैं लोग मर जाते हैं, कोई नाक से किसी का प्राण निकलता है, किसी का आंख से निकलता है, किसी का जीभ से निकलता है। तो हमारे यहाँ पुराण बनाया, गरुड़ पुराण में भगवान के बारे में बता दिया गया, ऐसे ऐसे है लोग मर जाते हैं। इस बात को आप दिमाग से हटाइए। आपका कान से ही रिलेटेड है पूरा मौत। यही कान का नस जिसका एक्सरसाइज अभी हमने बताया, अगर आप ये नहीं करेंगे और ये नस टाइट हो गया, तो जब कस का नस टाइट होगा तो आपका कान फट जाएगा, तो मृत्यु के समय कान से खून निकलती है। यही नस टाइट हो जाएगा तो नाक फट जाएगा, तो नाक से खून निकलती है। यही नस टाइट हो जाएगा तो आंख टेढ़ा हो जाएगा, आंख बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं आंख से मृत्यु हुई है। यही नस टाइट हो जाएगा तो जीभ बाहर निकल जाएगा, तो कहेंगे मुंह से मृत्यु हुई है। ये सारा खेल उसी कान के नस का है। तो अभी आप होशियार हैं, अभी उम्र बचा हुआ है, दिमाग काम कर रहा है, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने इस नस को मजबूत कीजिए। अब चलिए एक बात और, अभी योग, जो सबसे जमाना प्राचीन काल में है, वेद लिखा गया था। वेद में जो है कुछ कुछ बात मंत्र वगैरह बताया है, और स्वास्थ्य के बारे में है। उसी समय एक जो है आपको योग समाधि लिखा गया, महर्षि पतंजलि लिखे हुए थे योग समाधि का। तो योग बताया, उन्होंने योग बताया, उसका यही मतलब था कि हमें अपने शरीर के अंदर में कौन कौन से नस को कैसे घुमा देंगे जे हमारा उम्र बचेगा और हमको दिक्कत स्थिति नहीं होगी। तो उसमें उन्होंने बताया था साधना, मेडिटेशन, उसी से मोक्ष भी मिलता है। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि दिमाग के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिकल चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, और वो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऐसा है कि ब्रेन के अंदर के सभी नसों को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मेरे शरीर में 7 ऐसे ऑर्गन्स है जहां से हमको एनर्जी मिलता है, उसको हम सेंट्रल एनर्जी फोर्स बोलते हैं। वेद में उस चीज का उन्होंने नाम रख दिया चक्र। चक्र चक्र हम सुनते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है, हम उसको बोलेंगे इंग्लिश में सेंट्रल एनर्जी फोर्स, तो सब लोग समझ जाएंगे।
या ऊर्जा देने वाला मशीन, हम उसका भी साधना करते हैं। ये मशीन बाहर का रहेगा तब तो हाथ से हिला देंगे, ये मशीन शरीर के अंदर में है, उसको हम मेडिटेशन द्वारा अपने दिमाग में जो पावर है, इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा पकड़ कर हिलाते हैं। तो उसको चक्र साधना बोलते हैं। ये चक्र साधना भी हम लोगों को सीखनी चाहिए, योग्य किसी आश्रम में जा करके, और उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। यूं ही हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको छोटा मोटा बात हम बता देते हैं जो आपको जल्दी में आभास होगा। जैसे कोई आदमी रोता है, बहुत दुखी है, तो आप उसके पीठ पर हाथ थपथपा देते हैं। वो पीठ पर जो हाथ थपथपा देते हैं, वेद पुराण में उसको मर्म स्थल बोला गया है। तो आप जब बहुत दुखी है और उसके पीठ पर या छाती पर हाथ थपथपा कर या सोहरा देते हैं, तो उसका दुख तुरंत खत्म हो जाता है, उसका रोनाई कम हो जाता है। हम लोग वो क्या है, वो मर्म स्थल को आप एक्सरसाइज दिए, मीन्स वो बीच अंदर में, सीना के अंदर में मर्म स्थल है, वो ऑर्गन्स है जहां से ऊर्जा मिलती है। जो ऊर्जा डाउन हो जाती है तो आदमी रोने लगता है, दुखी हो जाता है। फिर बाहर से जब ताकत देते हैं और उसमें ऊर्जा मिलती है, तो वो आदमी जवान हो जाता है, उसकी दुख समाप्त हो जाती है। उसी तरह से एक और दूसरा एक चक्र है, इसको हम स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। ये बोलते हैं वेदों की भाषा में है। हमारे भाषा में क्या है, हमारे भाषा में एक ऐसा तंत्र है जहां पर हाथ रख दे तो आदमी के शरीर में आग लग जाए। वो हम लोग जनरली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन किसी ने बताया नहीं है। वो होता है आपके नाभि के नीचे एक छोटा सा तंत्र है, पत्थर जैसे, ढेला जैसे रहता है। उस कवर है, उस कवर के अंदर में एक छोटा सा मशीन होता है, बहुत सॉफ्ट। वो एनर्जी आपको देता है। हम लोग उसको कुंडली भी बोलते हैं वेदों की भाषा में। उसके ऊपर अगर हाथ सोहराया जाए, नाभि के नीचे उस पत्थर ऊंचा हाथ जब सोहराते हैं, तो शरीर में एनर्जी फोर्स आता है, तुरंत आदमी सेक्सुअल डिजायर हो जाता है, इतना ज्यादा एनर्जी आता है। तो क्या है, वो हमारा जो 7 वो ऑर्गन्स है शरीर में जो एनर्जी देती है, ये सेकंड ऑर्गन्स है। उसी तरह एक फर्स्ट है, वो भी चक्रा होता है, जिसको हम चक्र आयुर्वेद की भाषा में, योग की भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो एनर्जी देने वाला, पूरा शरीर का जो हाड़ मांस है, इसमें एनर्जी देने का होता है, जो हमारे सबसे नीचे गुदा मार्ग के पास में होता है, जिसका हम मेडिटेशन साधना करते हैं। मेडिटेशन में भी उसका नाम अलग दे दिया गया है, जो हमारे समझ से बाहर है, जल्दी हम नहीं समझ पाते हैं। उसको हम कुंडली बोलते हैं। अब चलिए, अब ये फर्स्ट चक्रा, उसको हम पृथ्वी भी बोलते हैं, हम कहते हैं पृथ्वी चक्रा। तो नाम ऐसा ऐसा है जो हम डायरेक्ट समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये वेदों की भाषा है। आप समझिए कि आपका पूरा हाड़ मांस जो है शरीर है, जहां आपको उत्साह होता है, इंथुजियास्टिक होते हैं, उसका भी चक्र है। वो ये अंक है शरीर में जहां से पर प्राप्त होती है। तो इसको जानने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा ना। अब ओल्ड एज में आपको डाइजेशन नहीं होता है, तो आप दवा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ये नहीं खाएंगे। अब आप समझिए कि आप पहले जो खाना खाते हैं बनाकर चूल्हा पर पकाकर, उसमें तो सबसे ज्यादा रहता है वेस्टेज। वो भगवान आपको वेस्ट करने के लिए, खाने के लिए बनाए ही नहीं। पुराने जमाने में दूसरा उपाय नहीं था खाने का, तो हम लोग खाने लगे। अभी तो बिना वेस्टेज का भी आ रहा है, फल वगैरह है उसमें तो वेस्टेज कम। केला में किधर वेस्टेज रफेज होता है, नहीं होता है। ऐसा फल खाएंगे जिसमें रफेज नहीं होगा, तो हमारा डाइजेशन यूं ही होगा। दूसरी बात, हम डाइजेशन के लिए अपने पेट में जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में हमारी बड़ी आंत जो है, आंत को हम एक्सरसाइज देंगे। तो हम ओल्ड हो गए तो आंत की एक्सरसाइज कैसे देंगे? तो फिर उसके लिए साधना बनाया गया है, मणिपुर चक्र साधना। हम बोले 7 गो एनर्जी सेंट्रल है जहां से ताकत मिलता है शरीर को। तो ये तीसरा का जो एनर्जी सेंट्रल है मेरे नाभि के पास है, उसको हमने मणिपुर चक्र बोल दिया वेद की भाषा में, तो समझ में नहीं आती है। आप समझिए, वो नाभि का एक्सरसाइज, नाभि का एक्सरसाइज भी मेडिटेशन से होता है, साधना से होता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक चुंबकीय तत्व है, जो नाभि के अंदर के मशीन को पकड़कर बाहर खींचना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आपको किसी बड़े नॉलेज या योगी पुरुष से जाकर सीखना चाहिए। तो जब आप ऐसे बैठेंगे तो कितना ही बूढ़े हैं, आप अपने ब्रेन के ताकत से जो है अपने अनाज को पचा लेंगे।
अब आपको फेफड़ा में हार्ट में इश्यू होता है ओल्ड एज में, तो हार्ट का भी एक्सरसाइज होता है। और हार्ट भी हमारा एनर्जी फोर्स है, वो शरीर को ताकत देता है। जो 7 एनर्जी फोर्स बोले उसमें एक हार्ट भी होता है। लेकिन आयुर्वेद की भाषा में, योग की भाषा में उसका भी नाम हमने बदल दिया, उसको हम बोलते हैं अनाहत चक्र। आपको अनाहत समझ में ही नहीं आएगा, ये संस्कृत शब्द है। ये योग का भाषा है, लाखों बरस पुरानी बात है। हम इसको खोल कर बतावे, हार्ट है। इस हार्ट के अंदर में ही तो हमारा ब्लड चलता है, जो ब्लड में हमारा एक्सरसाइज करता है ऑक्सीजन से, जो सांस लेते हैं और हमको ऊर्जा एनर्जी मिलती है। शरीर में ताकत का मेन साधन तो यही है। अब इसका आप बोलेंगे हार्ट के एक्सरसाइज करेंगे, चारों तरफ से तो हड्डी जुटा हुआ है, पसली के अंदर छुपा हुआ है। तो हम उसका भी मेडिटेशन होता है, समाधि होता है। वो ब्रेन में जो हम, हमारे ब्रेन में जो ताकत है, ब्रेन की ताकत से हार्ट को पकड़कर हिलाते हैं, ये साधना है, ये सीखने का चीज है। ये गुरु से सीखा जाता है, कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है, जाकर सीखना पड़ेगा योग शिक्षक से। तो अगर आप सीख लेंगे आपका, तो आपका हार्ट अगर एक्सरसाइज होगा तो सही सही हार्ट चलेगा, आपको ब्लड सही चलेगा, शरीर में एनर्जी मिलेगा ना। उसी तरह से चलिए, हमारे गर्दन के नीचे हम लोग थायराइड का दवा खाते हैं, सारे लोग को थायराइड होता है। थायराइड थायराइड इंग्लिश में बोल दिए, असल में वहां से थायरोक्सिन एक रस होता है। ये थायराइड ग्लैंड जो है, ये भी एनर्जी का सोर्स है। ये एनर्जी फोर्स है। यहाँ पर 7 चक्र में एक चक्र ये भी आ जाता है। तो इस चक्र से क्या है कि यहाँ जो रस निकलती है, हार्मोन निकलती है, वो ब्लड में मिलती है और ब्लड को ताकतवर बनाती है और मेरे शरीर को ठोस बनाती है। तो इस तरह से इस चक्र का भी एक्सरसाइज होता है। ये में भी साधना से करना जरूरी है। इसका भी नाम जो है योग की भाषा में, वेदों की भाषा में दूसरा ही दे दिया गया। इसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं। ये जो थायराइड है, इसको हम लोग विशुद्धि चक्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेद में ये लिखा हुआ है, जो हजारों लाखों साल पुराना है। हमको आज नाम बदल दे तो समझ में आ जाएगा। अब चलिए, एक और चक्र है जो शरीर को ऊर्जा देता है, उसको हम ज्ञान चक्र बोलते हैं। हमारा जहाँ चंदन लगाते हैं ना, चंदन के अंदर में एक सॉफ्ट छोटा ऑर्गन्स है, जिसमें बिजली की ताकत होती है और पूरे शरीर को ताकत देता है। और मेरे ब्रेन के अंदर में जो है वो ताकत देता है, और मेरा ब्रेन चालू रहता है, मेरा मेमोरी याद रहता है। ये भी साधना है। इस ज्ञान चक्र का भी साधना, मेडिटेशन हमको करना चाहिए। ये छठा चक्र है, जिसको जो एनर्जी फोर्स हमने बोला। 7वां एनर्जी फोर्स होता है सहस्त्रार चक्र। ये भी फिर वेद की भाषा है। सहस्त्रार आपको नहीं समझ में आएगा, ये संस्कृत वर्ड है। आज के डेट में हम कहिए माथा का सबसे ऊपरी भाग, वहां पर भी एक पॉइंट है। पॉइंट जो है, वहां पर एक मशीन है, उसमें एक रस निकलता है। वो आजकल ज्यादा लोगों को बीमारी होता है, जिसका माथा नाचता है, दोनों हाथ कांपता है, पार्किंसंस बीमारी हो जाता है। तो ये क्या है? ये माथा के ऊपर एक ऑर्गन है, वहां से जो है निकलता है हार्मोन। तो उसका भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसका भी एक्सरसाइज भी मेडिटेशन के माध्यम से होते रहता है। तो उसका भी आजकल लोग को माथा कांपने लगता है, तो हमको बड़े बड़े लोग मिले, बड़े बड़े लोग हमको मिले जो जो हाथ कांप रहे थे। हमने उनसे पूछा कि सर आपको ये क्या हो गया? वो बोलते हैं हमको तो सुख रोग हो गया। पढ़े लिखे कलेक्टर पूछे, बाद में पूछे तो पता चला कि वो कलेक्टर थे जीवन भर में। तो जो कलेक्टर है वो बोलता है कि लोग बोलता है सुख रोग हो गया, हाथ कांप रहा है। हमको उनको बताया पार्किंसंस हो गया है, ब्रेन के डॉक्टर के पास जाओ। ब्रेन का डॉक्टर क्या किया? वो हार्मोन का टैबलेट एक दे दिया, जो हार्मोन ब्रेन में निकलता है हेड से। टैबलेट दे दिया, ब्रेन में खून में गर्मी आ गई, खुश एकदम ताकतवर हो गए। आकर फिर हमसे मिले कि हाँ नहीं, आपने सही बोला, मेरा हार्मोन का कमी था। तो इस सब का एक्सरसाइज होता है ना। इस चीज को हमको जानना चाहिए। ये जो आपको ब्रेन का हार्मोन बोले, इसको आज की भाषा में डोपामाइन बोला जाता है। आप सुने होइएगा डोपामाइन। आजकल लोग स्टेटस में डालता है डोपामाइन ही कमी है, तो कैसे दिमाग काम करेगा? ये ब्रेन के ऊपर में डोपामाइन होता है, जिसको हम नहीं काम करता है तो डॉक्टर लोग अलग से डोपामाइन टैबलेट में दे देते हैं। वही डोपामाइन अगर कम हो गया तो हाथ कांपता है, ज्यादा हो गया तो लोग पागल हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। तो इसका भी एक्सरसाइज होता है। इसी को हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं वेद की भाषा में।
ये भी मेडिटेशन से होता है। तो ये सब हम अगर अभी से सीखे रहेंगे तो मेरे शरीर का जितना ऊर्जा तंत्र है एनर्जी देगा, हमको ताकत देगा, बलवान बनाएगा। तो हम किसी से मदद नहीं न लेंगे। हमको शरीर में ऊर्जा ऊर्जा मिलेगी, मेरे ब्रेन में समझदारी बढ़ेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो जीवन भर में जितना हमने विद्या अर्जन किया है वो ब्रेन में रहेगा, हमको मरने के दिन तक वो ब्रेन सही